नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की। दरअसल अब मार्च का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में सबकी नज़र होती है टैक्स सेविंग पे, कर बचत पे, कि कैसे आप निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार विकल्प है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि म्यूचुअल फंडों की अपनी योजनाएं होती हैं और इन योजनाओं में पैसा लगा करके आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक कर कटौती का लाभ हासिल कर सकते हैं। तो ये विकल्प है, इस बात को तो अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन इस विकल्प के अंदर बहुत सारे विकल्प हैं। यानी हर फंड हाउस का अपना अपना एक ELSS होता है, तो फिर किसको चुने, कहाँ पैसा लगाएं, और ये एक बड़ी उलझन बन जाती है इस समय। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हम चलेंगे अपने आज के खास मेहमान के पास। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हर्षद चेतनवाला। हर्षद चेतनवाला का आपको परिचय दे दें, लगभग 2 दशक का इनका फाइनेंशियल सेक्टर का अनुभव है। ये म्यूचुअल फंड में, ब्रोकिंग फर्म में, बीमा कंपनी में हर तरह से काम कर चुके हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और अब mywealthgrowth.com के को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं। हर्षद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अब जैसा मैंने जिक्र किया कि भाई ELSS योजनाएं क्या हैं, ज़रा एक संक्षिप्त परिचय इनका हम दे दें कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स कहते हैं इन्हें, और आयकर कानून की धारा 80C के तहत इनमें आपको टैक्स डिडक्शन का, कर कटौती का फ़ायदा मिलता है। सालाना 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती मिल सकती है और उस पर आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। यदि आप 30% वाले ब्रैकेट में हैं तो फिर आपकी लगभग 45,000 की, मान लीजिए, टैक्स सेविंग हो गई। कर कटौती का मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है, कुल कर योग्य आय, उसमें से उतनी राशि घटा दी जाती है। अब ELSS किसी भी दूसरी म्यूचुअल फंड योजनाओं की तरह से ही है, जैसे कोई और स्कीम होती है उनकी। सामान्य रूप से एक फंड हाउस के पास अब एक ELSS स्कीम होती है और ये योजनाएं जो हैं ELSS, वो इक्विटी में यानी शेयर बाज़ार में पैसा लगाती हैं और निवेशक चाहें तो इनमें एक बार में पैसा लगाते हैं। जैसे इस समय मार्च के समय में सबको याद आता है, अरे हाँ, टैक्स सेविंग करनी है, पैसा लगाना है, तो इकट्ठे 1.5 लाख रुपए को कुछ लोग लगा देते हैं। कुछ लोग सजग रहते हैं, वो शुरुआत से ही सोच करके चलते हैं, प्लान करके चलते हैं। अप्रैल से ही उन्होंने अपनी SIP चालू कर रखी है, तो हर महीने वो पैसा लगाते हैं, तो फिर उन्हें एक साथ 1.5 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हर महीने बांट करके पैसा लगा देते हैं। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इकट्ठे बड़ी रकम जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरे, जो टाइमिंग रिस्क होता है मार्केट में, उस टाइमिंग रिस्क से भी बच जाते हैं। और यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है कि इसमें 3 साल का लॉक इन है, यानी 3 साल से पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते। जो लोग SIP करते हैं उनके लिए भी है कि SIP की जितनी राशि का पैसा आपने, मान लीजिए, 1 साल अप्रैल में लगाया है, तो फिर जब उसका 3 साल पूरा हो जाएगा तब उतना पैसा निकाल सकते हैं। फिर मई में जो लगाया वो उसी तरह से मई में 3 साल बाद पूरे होने के बाद आप निकाल सकते हैं। तो उसमें भी रोलिंग के तरीके से वो चलता रहेगा कि जो पैसा आपने जब लगाया था, 3 साल पूरे हुए, तब वहाँ से आपकी लॉक इन उस पैसे पे ख़त्म होगी। तो जो लोग SIP के ज़रिए लगाएंगे उनके लिए मतलब ये नहीं है कि जब आपने SIP शुरू किया था उसके 3 साल पूरे हो गए, सारा पैसा निकाल लीजिए, वो नहीं होगा। बहरहाल, अब आज की थीम पर आते हैं कि भाई पैसा लगाना कहाँ पर है। तो यहाँ तो हर्षद, आपकी विशेषज्ञता काम आएगी। आप बताइए कि पैसा कैसे लगाया जाए, और इसको बताने से पहले आप ज़रा हमें ये समझाइए कि आपने जो फ़ंड के नाम चुने हैं, जो ELSS योजनाएं चुनी हैं, आपने 5 नाम चुने हैं, उन 5 नामों पर हम आएंगे, लेकिन पहले जो उनकी मेथडोलॉजी है, किस तरीके से आपने उनको चुना है, ज़रा उसके बारे में बताइए। सो राजीव जी, आपने जो इंट्रोडक्शन जो दिया है ELSS पे, उसमें सारे पॉइंट्स आपके बहुत रेलेवेंट है, जो हर एक निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपने जो कहा उसमें ऐड कर दूंगा कि इक्विटीज में जब ELSS में आप निवेश करते हो तो ELSS में 80% जो 80% जो इन्वेस्टमेंट्स है हमेशा इक्विटीज में रखना जरूरी है। जबकि हम इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड की तुलना करें तो वहां पे 65% तक इक्विटीज हो सकता है और 35 कैश तक जा सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, बिकॉज जो 3 साल का लॉक इन जो है वो फंड मैनेजर को थोड़ा सा एक लेवरेज दे देता है
कि उनको पता है कि ये पैसा जो है लॉक्ड इन है, तो उनको वो और थोड़ा अग्रेसिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अप्रोच रख सकते हैं। आते हैं हमारे मेथोडोलॉजी की तरफ। तो हमारी मेथोडोलॉजी जो है वो एक एस्पेक्ट से रोलिंग परफॉर्मेंस देखती है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल का रोलिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं। दूसरा है जो हम फंड्स के अच्छे फेज, यानी अगर आप देखेंगे कि कोई भी फंड अगर समझ लीजिए 5 साल या 10 साल पुराने हैं, तो 5 से 10 साल में बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जब स्टॉक मार्केट अच्छा करती है और स्टॉक मार्केट बुरा भी करती है, ठीक है। तो उसके लिए ये फंड को ढूंढ कर निकालना जो फंड सिर्फ ना अच्छे बाजार में अच्छा करे या फिर बुरे बाजार में अच्छा करे, कंसिस्टेंसी जो हम कहते हैं, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। और उसके साथ 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जो रिस्क की तरफ होती है, ठीक है। देखिए, फंड्स तो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे फंड्स है, हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कम से कम एक ELSS फंड होगा, ठीक है। लेकिन हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक स्टाइल होता है, एक फंड मैनेज करने का स्टाइल होता है, पोर्टफोलियो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम जब हम फंड्स को रैंक करते हैं, रेट करते हैं, हम उसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। आते हैं रिस्क पैरामीटर्स पे, तो हम उनके कितना रिस्क लेते हैं, जो बीटा है उस पे देखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स को देख के हम एक प्रॉपर स्कोरिंग मैकेनिज्म से ये फंड्स को हम चुनते हैं। और उसमें भी हम थोड़ा जो वेटेज जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे इक्वल वेटेज के हिसाब से हम करते हैं। उसका बेनिफिट एक होता है राजीव जी कि सिर्फ परफॉर्मेंस नंबर्स पे है ना फंड चुनना सही नहीं होता, ठीक है। अगर 1 साल कोई भी फंड का अच्छा चल गया तो उनका पास्ट परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर अगर हम देखेंगे उनकी तुलना अगर अच्छे बाजार में और गिरती हुई बाजार में कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, ये ज्यादा जानकारी देती है फंड मैनेजमेंट की तरफ। तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखना भी बहुत जरूरी है, वो हम हमारे फंड रैंकिंग में कंसिडर करते हैं। और इसी मेथोडोलॉजी से हमने ये 5 इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग फंड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो अब आ जाते हैं उन 5 नामों पर। एक बार बता दीजिए कि वो 5 नाम हैं कौन से। तो हमारे हिसाब से जो पहला फंड है वो है मिराई टैक्स सेवर फंड। दूसरा जो है वो है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। तीसरा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। चौथा जो है वो है इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान। और 5वां फंड जो है वो है BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड जी। ये सारे फंड्स जो है हमने हमारे मेथोडोलॉजी के हिसाब से आइडेंटिफाई किए हैं जी। बिल्कुल। तो अब आते हैं सबसे पहले कि मिराई एसेट टैक्स सेवर, इसमें क्या खास बातें आपको लगी हैं? अजीत जी, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड वो मिराई जो फंड हाउस है उनके अम्ब्रेला के अंदर है। और मिराई आपने भी देखा होगा कि एज अ फंड हाउस काफी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं इक्विटी फंड मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट है उनका वो कहीं ना कहीं मिराई टैक्स सेवर फंड में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनके फंड्स में काफी कंसिस्टेंसी रहा है जबकि इक्विटी में परफॉर्मेंस करने के लिए। अभी हम बात करेंगे अगर मिराई टैक्स सेवर फंड का, तो ये फंड जो है ये अक्रॉस मार्केट साइकिल्स जो हम कहते हैं रोलिंग पीरियड, 1 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल, ये सारे पीरियड में इट इज अमंग दी कंसिस्टेंट परफॉर्मर, अमंग दी टॉप परफॉर्मर। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है जो 1 साल, 3 साल, 5 साल के रोलिंग साइकिल पर, ठीक है। और ये मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है राजीव जी, ये रोलिंग साइकिल है, ठीक है। जो हम हर एक दिन के पीछे जाके 3 साल 5 साल करके फिर उसका जो स्कोर आता है उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। एक और बड़ी बात है कि इस फंड ने पिछले 1 साल में, अगर हम 1 साल बराबर पीछे जाएंगे तो हम कोविड में जस्ट एंटर कर रहे थे, कोविड के क्रैश मार्केट में एंटर कर रहे थे। तो पिछले 1 साल में अपने पियर्स को जो है, दूसरे फंड्स जो ELSS कैटेगरी में आते हैं उनको काफी आउट परफॉर्म किया है। तो वो एक एस्पेक्ट जो है वो इसमें ऐड हो जा रहा है। दूसरा है कि हमने इस फंड में ये भी जानकारी देखी है कि ये फंड ने कैसे चढ़ती हुई बाजार में या फिर गिरती हुई बाजार में इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न अक्यूमुलेट किया है और गिरती हुई बाजार में किस तरह से इन्वेस्टर्स का कैपिटल को प्रोटेक्ट किया।
तो ये सारे एस्पेक्ट्स में इट हैज डन वेल, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि हम कभी भी किसी भी फंड को देखते हैं तो उसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले एक स्टॉक का हम वैल्यूएशन देखते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव है या कितना फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, ठीक है। उस एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए तो इस फंड का जो पी जो है, पोर्टफोलियो का पी तकरीबन 26 है, जो काफी अट्रैक्टिव है अगर हम ओवरऑल ईएलएसएस पी सेगमेंट को अगर देखेंगे तो। इस सारे चीज को लेकर हमने मिराई टैक्स सेवर फंड हमारे व्यू में एक ऐसा फंड है जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, अब आते हैं दूसरे नाम पे, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर। तो कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर अगर हम बात करेंगे तो अगर हम पहले परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो ये जो फंड है वो टॉप स्कोरर है ईएलएसएस कैटेगरी में। अगर हम 1 साल, 3 साल, 5 साल का अगर रोलिंग पीरियड ले तो, ठीक है, तो ये टॉप स्कोरर है वो परफॉर्मेंस के सेगमेंट में। अगर हम रिस्क की तरफ बात करें तो इस फंड का जो बीटा जो है, जो बेसिकली एक मेजर है जो बताता है कि ये फंड रिटर्न्स करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, वो लो है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है। तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि ये फंड परफॉर्म भी कर रहा है, साथ में रिस्क भी थोड़ा कम है। तीसरी बात ये है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑलमोस्ट लीस्ट फॉलिंग फंड। अगर आप देखेंगे तो जब बाजार गिर रही थी पिछले साल, क्योंकि तो ये फंड जो है बहुत कम गिरा था फरवरी और मार्च के बीच में ईएलएसएस कैटेगरी में, और वो जो है उनको बेनिफिट मिल गया कि जब मार्केट की रिकवरी आई तो उसी तरीके से उन्होंने फंड को परफॉर्मेंस इंप्रूव करके, आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल रिकवरी फेज में भी फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपका रिस्क एनालिसिस की तरफ और परफॉर्मेंस एनालिसिस की तरफ, दोनों के साथ ये फंड जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंसी भी है। अगर आप देखेंगे तो 1 साल, 3 साल, 5 साल के रोलिंग पीरियड में। जी, अब इसके बाद जो तीसरा आपने चुना है नाम, वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो इस श्रेणी का एक बड़ा फंड है। यहाँ खास बातें क्या दिख रही हैं आपको? देखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है ये काफी पॉपुलर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम रहा है काफी सालों तक। यहाँ पर बहुत से निवेशक जो है वो उसे ईएलएसएस की तरह भी नहीं, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड की तरह भी देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये जो फंड है काफी बड़ा फंड है। अगर आप ईएलएसएस कैटेगरी को देखोगे तो तकरीबन 25,000 करोड़ का ये फंड है, ठीक है। और इसमें जो है इसका परफॉर्मेंस जो रहा है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है रोलिंग साइकिल्स के दरमियान, 1 साल, 5 साल, 3 साल के। एक और चीज क्या है कि इसमें जो है वोलेटिलिटी जो है वो काफी कम है, जो हमने देखी है काफी सालों तक। जो इस फंड को हम काफी समय से हम देख रहे हैं, तो इसमें जो वोलेटिलिटी है वो काफी कम है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसे आप पोर्टफोलियो टर्नओवर कहते हैं, जहाँ पे जितने भी फंड है जो स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं, अगर आप रेगुलरली खरीदते बेचते जाओगे तो उसका टर्नओवर रेशियो जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो इस फंड का जो फिलॉसफी जो है वो है जहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर काफी लो है। तो एक ये बात आती है बाहर कि ये फंड जो है स्टॉक्स खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में और काफी समय तक होल्ड करके रखते हैं, यानी दीज पीपल आर बाइंग विद कन्विक्शन। एक कन्विक्शन से पोर्टफोलियो में ऐड करके होल्ड करके फिर उसको सेल करते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कोई भी फंड के लिए। और तीसरी बात यह है कि इस पोर्टफोलियो जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो जो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है अगर हम इसकी तुलना करें ईएलएसएस के कैटेगरी में, जहां पे हमने देखा है कि कोई भी फंड में तकरीबन 50 से 60 स्टॉक्स रहते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो तकरीबन अराउंड 34 या 35 स्टॉक्स जो है वो पोर्टफोलियो में रहते हैं। तो ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, काफी फोकस्ड फंड जैसे तरह। जी, और अब इसके बाद अगले फंड की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ जो अगला नाम है ये है इन्वेस्को का, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान। यहाँ इस फंड के बारे में क्या खासियतें हैं जो आपको ज़्यादा पसंद आई हैं? तो इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। काफी लोगों ने उसमें निवेश करना पसंद किया है।
इस फंड को भी अगर हम देखेंगे तो इसका भी जो प्रोसेस जो है, जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो तकरीबन एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जैसे ही है। वहां पर अराउंड 35 स्टॉक्स थे, यहाँ पे अराउंड 40 स्टॉक्स के आसपास है। तो काफी फोकस तरीके से इसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज ये है कि ये जो फंड है, आपके अच्छे फेज और बुरे फेज, जो बेयर फेज और बुल फेज जो हम कहते हैं, ठीक है, वो दोनों फेजों में काफी अच्छा परफॉर्मर रहे हैं ये फंड। ओके, और इनका परफॉर्मेंस भी जो है वो अक्रॉस मार्केट साइकिल्स काफी अच्छा है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखोगे इसमें कि जब मार्केट जब क्रैश होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, जब हम बेयर फेज की बात करें या फिर करेक्शन फेज की बात करें, ठीक है, तो इसका इस फंड में जो फॉल जो होता है वो बहुत लिमिटेड है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है इन्वेस्को टैक्स प्लान की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फंड मैनेजमेंट में। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। और अब जो टॉप 5 फंड्स हमने चुने हैं, हर्षद चेतन ने चुने हैं, उनकी ओर से चुना हुआ जो 5वां फंड है वो है BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड। अब इस फंड के बारे में बताइए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसे टॉप 5 में लाने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत से लोग हैं जो शायद से चौंक जाएंगे कि BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड एक टॉप 5 में है। अगर आप बाकी चारों फंड की तुलना में करेंगे तो एक फंड साइज बहुत छोटा होता है BOI एक्सा का, लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि फंड साइज मायने नहीं रखता, किस तरह से फंड को मैनेज किया जाता है वो ज्यादा जरूरी है। इसी तरह अगर हम BOI एक्सा की बात करेंगे, BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड की, तो ये जो फंड है उसमें अगर आप कोविड के टाइम पे करेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है सर, मैं बार बार वो कोविड की बात कर रहा हूँ राजीव जी, क्योंकि जब बुरा टाइम चलता है ना मार्केट में, तभी ही पता चलता है कि कौन अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा है। तो फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज को डिफाइन करने के लिए। तो जब वो फेज आ रहा था तभी BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज का पर इम्पैक्ट जो है बहुत सबसे कम था। अगर आप देखेंगे ELSS कैटेगरी में सबसे कम गिरने वाला फंड वो फेज में वाज BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज। उसके साथ हम आगे गए और हमने उनका परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स या फिर रोलिंग साइकिल्स अगर कहेंगे, तभी भी हमने देखा, तो फिर भी हमें उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा। इनका जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है थोड़ा सा अलग है पिछले चारों फंड से। अगर आप देखोगे तो इस फंड में टॉप 10 स्टॉक्स जो कहते हैं, जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो जो है वो तकरीबन 35% है। ओके, ठीक है, जबकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो ELSS में अगर देखोगे तो टॉप 10 स्टॉक्स जो है तकरीबन 50 से 60% का वेटेज हो जाता है। इसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसको और थोड़ी तरह से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जैसे इसका टॉप होल्डिंग जो है वो अराउंड 6% है, और इसके लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इसको एक अलग तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। फ्रॉम परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव ये फंड जो है काफी कंसिस्टेंट है। जी बिल्कुल। तो अब वापस एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो चुने हुए 5 नाम हैं, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड। ये 5 नाम जो हर्षद के चुने हुए पैमानों पर खरे उतरे हैं और इस वजह से इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए हर्षद बेहतर मान रहे हैं। यहाँ पर हर्षद, यदि एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें आप ELSS को कितनी जगह देना चाहेंगे? देखिए, ELSS अगर मैं कभी ELSS में इन्वेस्ट करूंगा तो एक ही शायद से ELSS में करूंगा, क्योंकि मुझे वो ATC का लिमिट को टारगेट करना है। वो भी अभी कैसा हो गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखा होगा राजीव जी कि ATC का लिमिट बहुत से लोगों का EPF कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन में चला जाता है। लेकिन मान लीजिए ये अगर कोई भी फंड में मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं एक चीज का हमेशा ध्यान रखूंगा कि ELSS इसको मैं इक्विटी पोर्टफोलियो जैसे ही कंसिडर करूंगा। आज समझ लीजिए कि अगर मुझे 100 रुपया जो है मुझे इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है और मुझे टैक्स सेविंग करना है,
तो मैं ELSS में जो इन्वेस्ट करूंगा वो मेरे 100 रुपए का इक्विटी एक्सपोजर को ही कंसिडर करके मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। रही बात एक और इम्पोर्टेंट चीज की कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सब हमेशा कहते हैं निवेशकों को कि आपके कोई भी फंड में 15 से 16% इन्वेस्टमेंट रखिए, उससे ज्यादा एक्सपोजर मत रखिए। साथ में एक पर्टिकुलर फंड हाउस की तरफ भी एक्सपोजर को आप लिमिट कर सकते हो। तो जैसे समझ लीजिए कि अभी ये पांचों नाम में से अगर मेरा जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट्स लेट्स से मेरा लार्ज कैप में भी है और मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप में भी है, तो फिर मैं शायद से मेरा टैक्स हेवन में निवेश न करूं, क्योंकि वो वहां पे भी एक रिस्क हो जाता है कि हमारा सारा पैसा एक फंड हाउस में है जिसका शायद से पूरा फिलोसॉफी जो है फंड मैनेज करने का एक ही हो। तो मैं उसके अलावा मैं दूसरे फंड्स को सिलेक्ट कर दूं, जैसे कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है या फिर कैनरा रोबेको है, इसमें मैं निवेश कर दूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो निवेशकों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक फंड की तरफ लिमिटेड एक्सपोजर और एक फंड हाउस की तरफ भी लिमिटेड एक्सपोजर, क्योंकि अगर आप इन पांचों फंड को देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन ये तो हर इक्विटी फंड्स में या फिर हर फंड में थोड़ा तो डिफरेंस रहने ही वाला है। और कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है राजीव जी जहां पे सब टॉप परफॉर्मिंग फंड पोर्टफोलियो में रहेंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद, आपने ये एक्सरसाइज की, आपने 5 नाम चुन करके बताया कि इस समय ELSS के अंदर निवेश करने के इच्छुक निवेशक जो हैं वो कहाँ अपना पैसा लगाएं तो उनके लिए आने वाले समय में बेहतर होगा। हालांकि ये सब कुछ आगे चल कर के बाज़ार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, लेकिन एक मेथडोलॉजी के तहत, एक पद्धति के तहत एक्सरसाइज करने पर जो नाम सामने आ सकते हैं वो नाम हमारे सामने आपने रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला। धन्यवाद राजीव जी, थैंक यू।